काश मैं तुमको बता पाता जुनाई कि तुम्हारा इंतज़ार बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा लगता है मुझे आज भी उस पुराने पुल पर जाकर खड़े रहना। मैं ऐसे घंटों वहाँ पे खड़े रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। म्यूज़िक टीचर मानव कौल और अमृता बागची, जैसा कि हमने कहा था कि आज हम 9 अप्रैल 2025 में कश्मीर के सोनमर्ग से लाइव होंगे या फिर वीडियो बनाएंगे और आप तक म्यूज़िक टीचर फिल्म की का रिव्यू, फिल्म के एलिमेंट्स, फिल्म के एक एक एस्पेक्ट्स आप तक पहुंचाएंगे। आप उस बारे में आपसे बात करेंगे। और मैं शुरू करूंगा इस फिल्म के एंड सीन से, क्योंकि इसमें कोई स्पॉइलर जैसी नहीं है। ये फिल्म में कुछ भी स्पॉइलर जैसा नहीं है। पूरा फिल्म, इस फिल्म का एक एक सीन आपको अचंभित कर देने वाला है और आप जितनी बार देखते हैं उतनी बार आप अचंभित हो जाते हैं। आप वंडर हो जाते हैं एकदम कि क्या लिखा है, क्या एक्ट किया है, कैरेक्टर का सोल निकाल के रख दिया है मानव कौल ने एज अ बेनी माधव, और अमृता बागची ने एज अ ज्योत्सना, या फिर जो उनका पेट नेम मतलब प्यार से बेनी माधव ज्योत्सना को जुनाई बोलते थे। लास्ट में एक डायलॉग है कि तुम्हें पता था ना कि मैं पुराने पुल पे 4 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। उस लड़की ने तुम्हें बताया होगा। मैं अभी भी अक्सर कभी कभी वहाँ जाता रहता हूँ, घंटों खड़े रहता हूँ। जुनाई, काश मैं तुम्हें बता पाता कि तुम्हारा इंतज़ार कितना खूबसूरत है। कितनी खूबसूरत लाइन है ये। बहुत सुंदर फिल्म है, बहुत सुंदर फिल्म है। ये जो लास्ट का सीन है पूरा, जब जुनाई वापस मुंबई से हिमाचल अपने गांव आती है और वहाँ पे एक कॉन्सर्ट के लिए आती है। मैं पूरा बताऊंगा, पूरी फिल्म आपको बताऊंगा, और मैं पूरा टाइम से, और कि मेरे मुंह से पूरी फिल्म सुनने के बावजूद जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपके रोंगटे गूज बम्स होंगे हर एक सीन पे। इतना खूबसूरत एंट्री बिल्ड किया है फिल्म में। कैरेक्टर्स का जो इंट्रोडक्शन है, एक के बाद एक के बाद एक, पहले कैरेक्टर की बातें होती हैं, फिर वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, फ्रेम में आता है। बहुत सुंदर, मतलब पूरा ऋषिकेश मुखर्जी या फिर गुलजार साहब वाली राइटिंग और उस लेवल की का काम है ये। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर हैं सार्थक दास गुप्ता। मैंने भी उनके साथ कुछ काम किए हैं। बड़े खूबसूरत आदमी हैं। जितना खूबसूरत वो फिल्म है उतने ही खूबसूरत वो इंसान है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आदमी है वो। खैर, फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म का जो लास्ट चंक है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि एक कॉन्सर्ट के लिए जब जुनाई वापस अपने शहर आती है, हिमाचल के सोलन शहर में, या जहाँ भी ये बेस्ड है कहानी, मतलब हिमाचल में बेस्ड है। तो जब वो वहाँ आती है तो ग्रीन रूम में, जब वो गाना गाने के बाद ग्रीन रूम में जाती है तो मानव कौल का जो कैरेक्टर है बेनी माधव उनसे मिलने जाते हैं, और वो पूरा चंक आपको एक साथ बहुत सारे इमोशंस आपके हिट करेगा, आपके दिमाग में, आपके पूरे शरीर में। इमोशन, आश्चर्य, दुख, एक अजीब सी खुशी भी है उसमें। पता नहीं क्या है उस सीन में, मतलब बहुत कुछ है, हर लास्ट में आपको रुला देता है वो सीन। तो बेनी माधव सिंगर बनना चाहते थे मुंबई जाके, और वो मुंबई गए, बहुत बारी ट्राई भी किया उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में, उनका कुछ नहीं हुआ। वो वापस अपने शहर हिमाचल आ गए और यहाँ पे वो म्यूज़िक टीचर के तौर पे काम करने लग गए, और इसी के ज़रिए वो ज्योत्सना को म्यूज़िक सिखाने के लिए उनके ज्योत्सना के माँ बाप ने उनको रखा, जो कि एक बंगाली फैमिली है। बंगाली फैमिली दिखाया गया है। तो ज्योत्सना को म्यूज़िक सिखाते सिखाते उनको ज्योत्सना से प्यार हो जाता है, और ज्योत्सना को भी उनसे खूब प्यार हो जाता है। इस बीच बहुत सारे खूबसूरत गाने भी आते हैं, जो कुछ पुराने गानों के रिक्रिएशन है, जैसे कि रिम झिम गिरे सावन,
ये गाना है जो बहुत खूबसूरत तरीके से पापून ने इसको गाया है, रिक्रिएट किया है इस गाने को। और एक गाना है जो गाना सुनिएगा इस फिल्म का, फिर वही रात है ख्वाब की। बहुत बहुत सुंदर रिक्रिएशन है, मज़ा आ गया गाने सुन के। और इन सब के बीच इन दोनों का प्यार पनप रहा होता है, खिल रहा होता है, जवान हो रहा होता है इन दोनों का प्यार। इसी बीच कहानी टर्न लेती है और ज्योत्सना को मुंबई से एक म्यूज़िक डायरेक्टर का लेटर आता है साथ में काम करने के लिए। और ये वो म्यूज़िक डायरेक्टर है जिसके साथ कि मानव कौल का जो कैरेक्टर है बेनी माधव, वो बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने उसके साथ काम करने के लिए, और उनका कुछ नहीं हो पाया। और आज उन्हीं के स्टूडेंट के लिए उस म्यूज़िक डायरेक्टर का लेटर आया है। मतलब ज्योत्सना से कहीं ज़्यादा खुश बेनी माधव थे। लेकिन उस दिन जब लेटर लेके वो ज्योत्सना के सामने, जुनाई के सामने आते हैं, तो जुनाई सिंगिंग और मतलब सिंगिंग तो नहीं, वो तो चाहती थी कि हम यहीं इसी शहर में साथ रहें और गाना गाते रहें, खुश रहें साथ में। उसके बहुत बड़े सपने नहीं थे। बड़ी बात तो ये थी कि लड़की के बहुत बड़े सपने नहीं थे, उसको बस एक बहुत प्यार करने वाला इंसान चाहिए था जो उसको मिल गया था, जिसे वो भी बहुत प्यार करती थी। तो वो उसके साथ उसी छोटे शहर में रहना चाहती थी। लेकिन बेनी माधव के एम्बिशंस बहुत बड़े थे। वो हमेशा चाहते थे कि जो वो नहीं कर पाए वो जुनाई करे, जो लाइफ वो नहीं जी पाए, जो फेम वो नहीं देख पाए, वो जुनाई देखे और करे, क्योंकि वो उनकी स्टूडेंट है और अब तो उनसे प्यार भी करते हैं। और बड़े जद्दोजहद के बाद उन्होंने अभी के लिए उसको मुंबई जाने के लिए ही ये कहा कि अभी का डिसीजन जो है ये यही हो सकता है। और जुनाई नाराज़ होकर वो शहर छोड़ के, मतलब उसके माँ बाप वो शहर छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से। और इस बीच कुछ 7-8 साल निकलते हैं और बेनी माधव अपने कोफ्त में ही जी रहे हैं। उन्होंने अपने दिमाग में जुनाई का कैरेक्टर, जुनाई का जो इमेज है उसको बहुत बड़ा बना लिया है। और लास्ट में एक डायलॉग है कि तुमसे मिल पाना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा इमेज बना लिया था अपनी नज़र में जुनाई का। तो बहुत दुविधा, बहुत ही कोफ्त में उनकी ज़िंदगी कट रही होती है। और इसी बीच में जुनाई एक बार फिर से, मतलब वही लास्ट सीक्वेंस में जुनाई आती है अपने शहर कॉन्सर्ट में गाना गाने के लिए, और इन दोनों की मुलाकात होती है। और ये चाहते हैं, वहाँ पे जो अभिनय, जो एक्टिंग है मानव कौल की, मतलब बच्चों की तरह गिड़गिड़ा के रो रहा है बंदा कि हम फिर से एक हो जाते हैं, हम मिल लेते हैं, हम मिल जाते हैं। वो कहती है कि नहीं, मैं तो मुंबई में अभी बहुत ऐसे मेरा ये हो गया स्टेबल, ये वो दुनिया भर का। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा सेक्रेटरी बन के रह लूँगा। और लड़की कहती है कि वो जुनाई तो मर गई जो भोली भाली सीधी सादी थी, ये कोई और ही है। और बहुत छटपटाहट के बाद आखिर में नहीं मिल पाते वो दोनों। और जुनाई भी बताती है कि ये कॉन्सर्ट तो एक बहाना था, मैं तो आपसे मिलने आई थी। बहुत सुंदर राइटिंग है। मतलब इस फिल्म के बारे में बात करते हुए, चूँकि मैंने कल रात फिर से वो फिल्म एक बारी देखी, क्योंकि मुझे आज उसके बारे में आपसे बात करनी थी। और इससे पहले भी कम से कम 20-25 बार तो मैंने वो फिल्म ऑलरेडी देख रखी थी सार्थक जी से मिलने से पहले। तो इस कहानी से जो मेरा जुड़ाव है उसकी भी अपनी एक कहानी है। मैंने बहुत बारी ये फिल्म देखी, मैंने बहुत कोशिश करके सार्थक जी को ढूंढा, फेसबुक पे ढूंढा, उनको बहुत सारे मैसेजेस किए, समहाउ नहीं कांटेक्ट हो पाया, मतलब एक साथ काम करने का जो प्लान बन पाया। और फिर शायद भगवान ने मुझे इस कहानी से अटैच करना ही था। और सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जिस डायरेक्टर को मैं एडमायर करता हूँ, जिनके काम को मैं इतना पसंद करता हूँ, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला।
और उन्हें मेरा काम भी बहुत पसंद आया, मेरी राइटिंग उनको बहुत पसंद आई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी फ़िल्म बहुत सुंदर है। आप जब भी फ्री हो और लव स्टोरी अगर आप पसंद करते हैं, हालाँकि ये एक अधूरी लव स्टोरी है, एक अधूरी प्रेम कहानी है, तो ये आप देख डालिए। और बाकी इस इतनी खूबसूरत, देखिए हर खूबसूरत कहानी के पीछे ना की अपनी एक कहानी, उसके बनने के पीछे, उस फ़िल्म के बनने के पीछे की अपनी एक कहानी होती है। तो इस फ़िल्म के पीछे की जो कहानी है कि सार्थक जी ने इसको बहुत पहले ही, मतलब सालों पहले, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उनका एक इंटरव्यू, उनका एक अपना ये है, उन्होंने एक वीडियो बनाया है इस फिल्म की, मतलब जो इसका इस फिल्म के पीछे की कहानी है, इस फिल्म के बनने के पीछे की कहानी है, उसको लेकर उन्होंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक अगर मुझे दोबारा मिल जाए, मैंने वो देखा है पूरा वीडियो कि कैसे जाके ये फ़िल्म बनी। तो अगर उसका लिंक मुझे मिलता है तो मैं वो आपको ज़रूर शेयर करूँगा, इस वीडियो में ही नीचे कमेंट बॉक्स में डालूँगा, जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता चल पाए कि फ़िल्म के पीछे की क्या कहानी। लेकिन जो मोटा मोटी मुझे याद है, जो मेरी बातें हुई हैं सार्थक जी से इस फिल्म को लेकर, वो ये है कि सालों पहले, मतलब मुझे लगता है 10-12 सालों पहले ये फ़िल्म लिखी जा चुकी थी और इसके बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, प्री का सारा, कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है, क्या सारी प्लानिंग जो फ़िल्म मेकिंग में प्री की प्लानिंग होती है। और शुरुआत में ये फ़िल्म नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर बनाई जा रही थी, जो बनारस में शूट करने का प्लान था सार्थक जी का। लेकिन मुझे ये दोनों कॉम्बिनेशन, बनारस और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शायद बनारस उतना खूबसूरत दिख जाता, क्योंकि बनारस का जो मेन हिस्सा है गलियों वाला, वो भी बहुत क्रिएटिव और बहुत क्रिएटिवली उसको दर्शाया जा सकता है। लेकिन नवाज़ के साथ मैं इस फ़िल्म को नहीं देख पा रहा था, और जो मानव कौल ने किया है, मतलब माइंड ब्लोइंग। तो ये है इस फिल्म की कहानी कि पीछे बहुत सालों से इसकी तैयारी चल रही थी, इस फिल्म को बनाने की तैयारी चल रही थी, और फाइनली जाके ये फिल्म मानव कौल के साथ बनी और हिमाचल में शूट हुआ, और अमृता बागची को मानव कौल के अपोजिट लिया गया इस फिल्म में। दोनों बहुत खूबसूरत, दोनों ने काम किया है। फिल्म बहुत सुंदर है, आप ये फिल्म देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस फिल्म की बात सोनमर्ग पहुंचने के बाद, अभी मैं कश्मीर ट्रिप पे हूं, तो मैंने कल आपसे वादा किया था कि सोनमर्ग पहुंचने के बाद मैं इस फिल्म की बात करूंगा, एक खूबसूरत वादी में खूबसूरत फिल्म की बात। तो ये देखिए मैं जहां बैठा हूं, वो लोकेशन कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा होटल है, यहाँ पे हम स्टे किए हैं, और ये पूरा लोकेशन है। ऊपर थाइजवास ग्लेशियर है, जहाँ पे अभी हम कुछ देर में जाएंगे। और अभी मैं बैठा था यहाँ पे लॉन में, तो मैंने कहा कि ये फ़िल्म के बारे में भी आपसे बात कर लें। तो ये है मोटा मोटी फ़िल्म, और कुछ इसके बाकी जो फ़िल्म के एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, मैं उसके बारे में भी मैंने कुछ छोटे मोटे नोट्स बना रखे हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि क्या सोल है इस फिल्म का। फिर वही रात है ख्वाब की, फिर वही। तो कहानी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। जो इसका स्क्रीन प्ले है, पटकथा है, ये 2 समय रेखाओं में चलती है, मतलब 2 टाइमलाइन में चल रही है। एक फ्लैशबैक है जो कि अच्छा, इसका फ्लैशबैक भी बड़ा ज़बरदस्त बुना है, मतलब फ्लैशबैक और प्रेजेंट को बहुत ही ज़बरदस्त बुना है। एक फ्लैशबैक है जो कि जुनाई के साथ वाली ज़िंदगी है बेनी माधव की, और एक वर्तमान है, प्रेजेंट है, जिसमें अकेला, सुनसान, नीरस, दुखी और बहुत सारी दुविधाओं से घिरा हुआ, बहुत सारी हीन भावनाओं से घिरा हुआ बेनी माधव घूम रहा है। तो 2 टाइमलाइन में ये फिल्म चलती है कंटिन्यू, और इसका जो बुनावट है इन दोनों टाइमलाइन का, कि कैसे कब आप प्रेजेंट से पास्ट में चले जाते हैं और कब पास्ट से प्रेजेंट में आ जाते हैं, ये जो इसका ट्रांजिशन है,
वो माइंड ब्लोइंग है। मतलब मुझे लगता है कि इस तरह का ट्रांजिशन आप किसी हॉलीवुड फ़िल्मों में भी बहुत कम ही आपने देखा होगा। कुछ हिंदी सिनेमा में भी आपने देखा होगा, लेकिन जिस खूबसूरती से पूरे फ़िल्म के में फ्लैशबैक और प्रेज़ेंट को बुना गया है ना, इसकी बुनाई बड़ी ज़बरदस्त है। बाकी निर्देशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि सार्थक दासगुप्ता ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, और जिस तरह से उन्होंने पहाड़ी शहर जो हिमाचल की जो सुंदरता है उसको अपनी अपनी कहानी के साथ जिस तरह से मिक्स किया है, जिस तरह से ये किया है, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत खूबसूरत दर्शाया है उन्होंने। ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार साहब के सेटअप वाली फिल्म है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं एक और नाम लूँगा, ऋतुपर्णो घोष। तो जो फिल्म में कैरेक्टर की एंट्री जिस तरीके से होती है कि पहले कैरेक्टर के बारे में बात हो रहा है, पहले ही सीन में बेनी माधव की बहन आके बोलती है कि अरे आपको पता है आज उसने बाबा का गाना भी गाया। तो अब ये वो कौन है जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, एंड देन उसके बाद वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है अमृता बागची का, जो जुनाई का कैरेक्टर। तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, एक कैरेक्टर इसमें और है जो हम मिस कर रहे हैं, और एक कहानी और है जो पैरेलली चल रही होती है, जो मैंने अभी आपको बात करते करते मैं नहीं बता पाया, मैं बताता हूँ। एक और कैरेक्टर है दिव्या दत्ता का, मतलब गीता का कैरेक्टर। वो इस फिल्म को एक अलग स्पेस में लेके जाता है वो कैरेक्टर। उस कैरेक्टर के बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि वो आप इस फिल्म में, क्योंकि मैंने पूरी फिल्म आपको बता ही दी है, तो इसलिए शायद मैंने नहीं बताया, अच्छा ही किया कि इस कैरेक्टर गीता के कैरेक्टर के बारे में, दिव्या दत्ता के कैरेक्टर के बारे में मैंने बहुत बातें आपसे नहीं की है। तो ये बहुत अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो आपके लिए एक आश्चर्य वाला मोमेंट क्रिएट करेगा कि जो बेनी माधव और गीता का जो एक रिलेशन है, वो एक ऐसी औरत जो जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है और वो उसी शहर में रहती है, पहाड़ों में, जहाँ पे बेनी माधव का घर है। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त एंगल ही है, जिसकी राइटिंग मतलब क्या सोचा है सार्थक जी ने। मतलब एक लव स्टोरी चल रही है, उसमें एक अलग स्पेस और क्रिएट हो रहा है, तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मतलब इस तरह का लिखने में वाकई में समय लगेगा। तो ये एक कैरेक्टर है जो आप फिल्म में देख पाते हैं, गीता का कैरेक्टर, दिव्या दत्ता का कैरेक्टर बहुत ही इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है। वो अपने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद बेनी माधव के प्रति सहानुभूति रखती है। वो चाहती है कि तुम फिर से मुंबई जाओ और गाना गाओ। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। जो जुनाई का कैरेक्टर है, मैंने आपको बताया बहुत सिंपल कैरेक्टर है। वो अपनी लाइफ से बहुत कुछ नहीं चाहती, वो चाहती कि इन्हीं पहाड़ों में रहे, और एक इंसान जिसको वो बहुत प्यार करती है, वो इंसान भी उसे बहुत प्यार, वो सिंपल लाइफ, वो वहीं पे रह जाना। वो लास्ट वाले चंक में जो डायलॉग है, डायलॉग पूरा कन्वर्सेशन है, उसमें वो कहती भी है कि मुझे भी तो ये नहीं चाहिए था ना, मैं भी तो एक सिंपल लाइफ चाहती थी आपके साथ। तो इस तरह से कहानी है। बाकी संगीत की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया। ये सारे पॉइंटर्स हैं जो मैंने फ़िल्म देख के आपके लिए बनाए थे। तो चूँकि मैं बात करते करते वो सारी बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ आपसे। मेरे दिमाग में ये भी था कि जो जितना मुझे याद आते जाएगा मैं वो आपसे बात करते जाऊँगा। बाकी मैं पॉइंटर्स एक बारी खंगाल लूँगा आपके सामने, जिससे अगर कोई कॉर्नर फिल्म का छूट रहा हो तो मैं उस पर रोशनी डाल सकूँ। तो संगीत के बारे में मैंने आपको बताया, फिर वही रात है ख्वाब की, ये सारे पुराने गाने हैं जिसका रिक्रिएशन किया है, और पापुन ने क्या आवाज़ दिया है। मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाले गाने हैं। रिमझिम गिरे सावन को रिक्रिएट किया है, क्या सुंदर गाना। मतलब एक तो वाकई में गाना अपने आप में बहुत सुंदर था, पुराना गाना है, आज कोई नया गाना नहीं है, लेकिन उसको इस एंगल से भी सोचा जा सकता है उस गाने को, वो बड़ा ज़बरदस्त था। फिर वही रात है ख्वाब की, फिर वही रात है। तो ज़बरदस्त है। मतलब कोई एंगल छोड़ा ही नहीं है। मतलब अगर एक थाली में आपको खाना परोसा जा रहा है, ये होती है फिल्म यार, ये फिल्म होती है, इसके बारे में बात होनी चाहिए।
ऐसे डायरेक्टर्स के बारे में बात होनी चाहिए, ऐसे राइटर्स के बारे में बात होनी चाहिए। ये है फ़िल्म, ये है फ़िल्म, ये आप जाके देखो। आप क्योंकि आपसे है इंडियन सिनेमा। आप जब खूबसूरत चीज़ों को देखोगे तो लोगों को हिम्मत आएगी खूबसूरत चीज़ें बनाने की। अब यही सड़े गले लोगों के वो सड़े गली फिल्में जो हर रोज़ सेम तरह के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, मतलब अंदर ही कैंसर बने बैठे हैं फिल्म हिंदी सिनेमा का। आप उनकी फिल्में देख के आपको लगता है ये नहीं, छोड़ दीजिए, अपना टेस्ट चेंज करिए। और मैं इसी पे काम भी कर रहा हूँ। और भगवान ने चाहा तो मैं आपका टेस्ट चेंज कर दूँगा, आपको खूबसूरत फिल्में देखना सिखा दूँगा। फिल्में देखनी कैसे है ना, ये मैं आपको सिखाऊँगा। क्योंकि देखिए उसके उसके भी हज़ार कारण हैं। जो ये कमर्शियलाइजेशन है ना सिनेमा का, आर्ट का, वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा मतलब फ़िल्म बनती है 20 करोड़ में, उसके प्रमोशन में लगता है 40 करोड़। मतलब मैं एक हाइपर वे में बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जितने जितने बजट में म्यूज़िक टीचर बन गई है, उस बजट वो बजट लगता है सलमान खान की किसी फिल्म को प्रमोट करने में। तो जो जिस भी फील्ड में कमर्शियलाइजेशन होता है ना, तो वहाँ बर्बादी शुरू हो जाती है। क्योंकि आप जब फ़ोन खोलते हैं, आप बाहर सड़क पे निकल के पोस्टर देखते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगे रहते हैं, तो आपको उन्हीं फिल्मों के पोस्टर और बैनर्स दिखते हैं। आपके फ़ोन में उन्हीं फिल्मों के पोस्टर्स और ट्रेलर घूमते रहते हैं हर 2 रील के बाद, हर 2 वीडियो के बाद। तो आपको वही पता है, आपको अच्छा चीज़ पता ही नहीं है। तो वो आपको जानना है कि खूबसूरत चीज़ क्या है। और अगर खूबसूरत चीज़ों के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पे आइए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या खूबसूरत है, आपको क्या देखना चाहिए, क्या आपका टेस्ट कैसे बदले। आप ये देखिए, म्यूज़िक टीचर देखिए, आप ऋतुपर्णो घोष की रेनकोट देखिए। रेनकोट का मैंने रील भी बनाया हुआ है, मतलब एक रिव्यू वीडियो, शॉर्ट वीडियो काइंड ऑफ, और उसको 12 हज़ार लोगों ने धीरे धीरे करके यूट्यूब पे देख भी लिया, जो कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं है, 1100 कुछ सब्सक्राइबर हैं, 40-41, लेकिन उसको 12,000 लोगों ने देख लिया। क्योंकि है, मतलब ऋतुपर्णो घोष की रेनकोट, सार्थक जी की म्यूज़िक टीचर, या फिर सत्यजीत रे की अप्पू ट्रायलॉजी, या फिर वो तो बहुत पुरानी फिल्म हो गई और शायद पता नहीं कितना आपको समझ में आएगी नहीं आएगी। लेकिन देखिए, सिनेमा का टेस्ट अपना चेंज करिए। फ़ॉरेन की सिनेमा को आप लोग यार क्या पिक्चर बनाई, क्या ये बनाया, क्या वो बनाया, भाई हम बना के रख देंगे, देखेगा कौन? वो बहुत ज़रूरी है। आप अपना टेस्ट चेंज करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी कि हम कुछ खूबसूरत बना सकें, और एक प्रोड्यूसर को हिम्मत मिलेगी कि किसी खूबसूरत नॉन कमर्शियल फिल्म में अपना पैसा लगा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको समझने का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है सिनेमेटोग्राफी या रंग योजना, मतलब कि DI। बहुत ही ज़बरदस्त कलर है फिल्म का। फिल्म को बहुत कलरफुल, हालांकि कहानी बहुत नीरस है, लेकिन फिल्म को बहुत कलरफुल रखा गया है। और साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफी, जिस तरह से पहाड़ों का चित्रण, फिल्मांकन, मतलब सिनेमेटोग्राफी किया है फिल्म में, बहुत सुंदर है। जब मैं बताऊंगा आपको, जब वो सीन चल रहा होता है जहाँ पे कि ये लेटर लेके जा रहा होता है, किसी म्यूज़िक डायरेक्टर का लेटर आया हुआ है, बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर का मुंबई से, और ये लेटर लेके जुनाई के पास जा रहा होता है, बेनी माधव। और वहाँ पे जो डिस्कशन है ना, बगल में खूब तेज़ नदी बह रही है, मतलब इनका डिस्कशन लो किया गया है, मतलब इनके डायलॉग का जो वॉल्यूम है वो लो किया गया है, उस नदी के शोर को तेज़ किया गया है। पता नहीं ऐसा जानबूझ के किया गया है, क्या किया गया है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे देख के फील हुआ कि वो शोर जो नदी का है वो इनके अंदर है, वो इनके अंदर बह रहा है, वो शोर, वो चिल्लाहट, वो दुविधा, वो एक बेनी माधव का के दिमाग की जो परेशानी है, या उस समय ज्योत्सना जुनाई के दिमाग की जो परेशानी है, कि वो तो नहीं चाहती ना कि वो जाके इतनी बड़ी इंसान बन जाए, वो जाके ऐसी बन जाए कि जिसको दुनिया जान जाए। वो तो बस चाहती थी बेचारी कि छोटे से शहर में अपने प्रेमी के साथ पूरी ज़िंदगी बिता दे। तो वो जो सीन जिसमें कि पूरा शोर को हाई करके, वॉल्यूम हाई करके, पानी के शोर को, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है और इन लोग के बाद के वॉल्यूम बहुत कम है। ये सब जो है ना, ये नुएंसेस जो है ना, आप ये सब देखना शुरू करिए, ये समझना शुरू करिए कि क्यों ऐसा है, क्यों वहीं पे नदी के सामने उस सीन को किया गया है। इसको बहुत शांत जगह पे किया जा सकता था, क्योंकि बहुत ही इंटेंस बातें थी दोनों के बीच में, क्यों ऐसा नहीं किया? हम लोग कहते हैं अरे नॉइज़ आ रहा है पानी का, उसको कैसे काटे, नॉइज़ ही ज़्यादा डाला है। क्या सोचा डायरेक्टर ने ऐसा?
हालाँकि सार्थक जी तो कहते हैं कि मैं पूरा सीन, एक अगर एसी चल रहा है, एसी के हम लोग ऐसे ही कहीं बैठे थे, एसी पे वो जो स्मेल अच्छा करने के लिए कुछ कार्ड वाला आता है ना, लगा था वहीं पे एसी के पास। बोले मैं पूरा सीन इसको दिखाते हुए ख़त्म कर सकता हूँ, और आदमी एक एक बार नज़र नीचे नहीं करेगा। क्यों पता है? क्योंकि फ़िल्म बस दृश्यों से नहीं बनता है, फ़िल्म संवाद से बनता है, फ़िल्म साउंड से बनता है, फ़िल्म कलर से बनता है, फ़िल्म अभिनय से बनता है। वो अभिनय जो बिना आवाज़ की जाती है, जिसमें मानव कौल माहिर है। तो उस लेवल जो आदमी उस लेवल का काम जानता है और करता है, तो उस लेवल की जो राइटिंग और फ़िल्म का चित्रण है, जो हम बात कर रहे थे सिनेमेटोग्राफी का और साउंड का, कि बगल से नदी गुजर रही है और वहाँ पे इतना इंटेंस बात चल रहा है और यहाँ इन लोग की बात को डाउन करके उसको हाई किया गया है। इस तरह के बहुत सारे नुएंसेस और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इस पूरी फिल्म में हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे लिटरली। जब मैं कल रात ये फिल्म देख रहा था, मुझे लगता है कुछ 26वीं बार देख रहा था, और वो लास्ट वाला चंक जब आता है जहाँ पे कि बेनी माधव ग्रीन रूम में मिलने आते हैं और पहला बात बोलता है ना कि तुम अभी भी गाना किसी से सीखती हो। सोचो, जो बॉलीवुड में जाके स्टार सिंगर बन गई है, उसको क्या पूछता है, तुम अभी भी मतलब गाना सीखती हो किसी से? तो कहती है हाँ, एक बुज़ुर्ग टीचर हैं, वो कभी कभी आते हैं। तो कहता है कि तुम अभी भी विंग्स में देखना नहीं छोड़ी। मतलब फिल्म देखिए, बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये फीलिंग है। ये फिल्म मैं कल भी सोच रहा था कि जब मैं इसके बारे में बात करूँगा तो आपसे क्या बात करूँगा। ये शब्द में नहीं कहे जा सकते। ये फिल्म इमोशन है जो आप फील करते हो, और मैं डैम श्योर हूँ कि आप किसी को मैं तो बहुत मेहनत लग रहा है मुझे इसके बारे में बात करने में। जैसे बेनी माधव ने कहा था कि तुमसे मिलने की कोशिश करना बहुत मुश्किल है। कितना कुछ जुटाना पड़ता है, कितना कुछ जो बिखरा हुआ है उसको कलेक्ट करके तब मैं तुमसे मिलने की कोशिश कर पाता हूँ। क्या डायलॉग है यार। तो ये सब शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये अगर इतना मुश्किल है अपनी पुरानी प्रेमिका से मिल पाना, तो इतना ही मुश्किल है उसके बारे में मुझे आप तक बता पाना। लेकिन मैं बहुत कुछ जोड़ तोड़ के, मैं भी बहुत फिल्म देख के बहुत कुछ बिखरा है मेरे भी कलेजे में, उस सब को समेट के मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो हमने एक टॉपिक और कवर कर लिया जो सिनेमेटोग्राफी और DI के बारे में था। जल्दी ये वीडियो ख़त्म करेंगे, 27 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं विषय वस्तु कि फ़िल्म का कंटेंट या थीम या मैसेज क्या है। तो फिल्म में पछतावा, जो एक गिल्ट है इंसान का, अधूरे सपने, प्रेम और आत्मस्वीकृति जैसे विषयों को छुआ गया है। कि काश मैं उसको रोक लेता, काश उस समय मेरे दिमाग में एक बॉलीवुडिया सिंगर होने का फितूर नहीं सवार होता कि नहीं, मुझे अपनी स्टूडेंट को बहुत बड़ी सिंगर बना देना है। ये फितूर नहीं सवार होता, तो आज वो मेरी होती। अगर अभिनय की बात करें तो मतलब क्या ही बात करें, वो तो देखने वाली चीज़ है। मानव कौल तो कहीं दिखते ही नहीं वहाँ पे। वो तो मतलब देखिए, मैं वेरी फ्रैंकली मैं बोलता हूँ कि अगर इसमें नवाज़ होते हैं तो नवाज़ फिर भी मुझे बहुत रिपीटेटिव लगते हैं। मतलब 2-3 फिल्मों के बाद उनको लगता है सेम। लेकिन मानव कौल मतलब लगता है कि मानव कौल है ही नहीं। वो सच में कोई हिमाचल में रहने वाला आदमी है जिसका नाम बेनी माधव है, और वो उसकी अपनी फीलिंग। कितना गिड़गिड़ा, जब लास्ट चंक में मतलब बच्चों की तरह गिड़ रहा था कि काश तुम मेरी हो जाओ। मतलब ठीक है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब तुम मेरी हो जाओ। बच्चों की तरह रो रहा होता है लिटरली। कितना कुछ जुटाना पड़ता है बैकड्रॉप के लिए, जब आप किसी पर्टिकुलर सीन में किसी पर्टिकुलर डायलॉग डिलीवरी के लिए आप तैयार होने वाले होते हैं। कितना कुछ कलेक्ट करना पड़ता है, कितने इमोशंस पे काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको किसी भी नाली में बहाया जा सकता था उस पूरे चंक को, लेकिन मुझे इसी नाली में बहाना है। नाली में बहाने का मतलब इस वे में प्रेजेंट करना इस डायलॉग को या इस पूरे सीन को। वो बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त था। और फिर निष्कर्ष या कंक्लूज़न की बात करें फिल्म के, तो एक बहुत ही स्लो पेस की फिल्म है ये। बहुत ही धीरे धीरे आपके कलेजे में बैठती है, और बहुत ज़रूरी भी है। स्लो फिल्म की पेस की फिल्म है, लेकिन मेरी कसम है ज़रूर देखिए इसको, क्योंकि जो बहुत खूबसूरत चीज़ होती है ना, वो हल्के हल्के आके बैठती है आराम से धीरे धीरे, और फिर वो अपना सुगंध फैलाती है आप तक, और फिर आप एकदम खुशनुमा हो जाते हैं। मतलब मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि फिल्म एकदम सैडनेस से भरी है, लेकिन एक अलग तरह की खुशी
पता नहीं किस बात की खुशी ये फ़िल्म देखते समय मुझे हम हर बार आती है। वो उतना ही कोफ्त होता है, उतना ही गिल्ट वाली फ़ील मतलब जो कैरेक्टर फ़ील करता है वो आप भी फ़ील कर पाएँगे, क्योंकि अभिनय बहुत जब दमदार है। फिर देन उतना ही दुःख होता है, दुःख भी सेम उसी लेवल का है। उतना ही वो जो दोनों के बीच का सेपरेशन है, जो सच में नहीं होना चाहिए था। मतलब फ़िल्म देख के आपको भी लगेगा ठीक है यार, मुंबई जाके सिंगर बनना ठीक है वो एक अलग दुनिया है, लेकिन नहीं जाना था। मतलब उनके प्यार को देख के वो फीलिंग आपको आएगी। तो और कहीं-कहीं बीच में थोड़ा-सा हल्का-फुल्का कॉमेडी भी, मतलब वो ऐसा वैसी कॉमेडी आप बोल सकते हैं कि जब मानव कौल जाते हैं जुनाई के घर पे, एक छोटा सा इंटरव्यू समझ लीजिए, इंटरव्यू काइंड ऑफ जुनाई के मम्मी पापा जो बंगाली फैमिली है वो लोग करते हैं वहाँ पे पैसा बढ़ाने के लिए, कि मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए, उसके लिए वो जिस तरह की बातें करते हैं उसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन उनके माँ बाप को लगता है कि अरे क्या बात करके गया। तो अभी पता नहीं आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि नहीं। मैं कहूँगा कि आप फिल्म देखिए। 30 मिनट ऑलरेडी इस वीडियो को हो गया, अब मैं वीडियो बंद करता हूँ। हमने वीडियो के बारे में, इस फिल्म के बारे में अच्छी खासी बात कर ली है। और अगर मेरा एफर्ट, मेरा काम जो मैं समझ पाया हूँ इस फिल्म के बारे में, अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में, फ़िल्म के एलिमेंट्स के बारे में अगर आपको लगे मैंने कुछ फ़िल्म देखने के बाद कि हाँ आपको कुछ बहुत खूबसूरत देखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट्स करिए, बताइए कि क्या अच्छा लगा आपको फ़िल्म के बारे में, क्या पोर्शन अच्छा लगा फ़िल्म का, और क्या चाहते हैं आप मेरे से, मैं और क्या किस फ़िल्म के बारे में बात करूं, क्या क्या कुछ और फ़िल्म होगा। मैं कुछ दिनों में जब मैं वापस मुंबई पहुंचूंगा तो ऐसे ही मैं रेनकोट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि उसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो भी एक अधूरी कहानी है। तो ऐसी जो कहानियाँ हैं जो दिल को छू जाने वाली हैं और आपको अचंभित कर देने वाली, साथ के साथ कि इस तरह की राइटिंग भी की जा सकती है, तो मैं उसके बारे में भी, रेनकोट के बारे में भी इतना ही 30-32 मिनट का एक विस्तृत बात आपसे करूँगा, एक डिटेल्ड रिव्यू आपको दूंगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइए, देख के बताइए फ़िल्म कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोबारा से बोलता हूँ, बहुत जितना स्लो फिल्में मैं देखता हूँ या जितनी स्लो बातें हमारी फिल्मों की हैं, उतना ही स्लो वीडियो मैं करता हूँ। मेरे से किसी भी तरह के और चीज़ों का उम्मीद मत करिएगा, कभी ज़िंदगी मत करिएगा। मैं किसी भी तरह के चीप पब्लिसिटी स्टंट मेरे वीडियो में आपको नहीं दिखने वाला है। तो अगर कुछ अच्छा, कुछ खूबसूरत, कुछ मानवीयता वाला, इंसानियत वाली चीज़ें मेरे से चाहते हैं, तो मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ, साथ के साथ अपने बाकी कामों के बीच में। बाकी मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो के साथ और किसी और फिल्म के साथ। और बाकी कश्मीर का जो पूरा टूर है और उसके बारे में हम बीच बीच में बात करते रहेंगे। जब भी हम वीडियो करेंगे, कश्मीर में रह के वीडियो करेंगे तो बात करेंगे। तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि आज हम सोनमर्ग में हैं, मैंने पहले भी बताया। आज हम थाईजॉस ग्लेशियर जाने वाले हैं, वो कुछ ऊपर उधर कहीं है, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन उधर ही कहीं है। अभी जस्ट हम निकलने वाले हैं, कुछ ही देर में निकलेंगे। और बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में।